कोर्ट ने 100 पेज का जजमेंट दिया कि भाई ये मशीन्स रिलायबल नहीं होती और इसलिए पेपर बैलेट पर जाया जाए। अभी हाल में बांग्लादेश भी वापस चला गया। लेकिन यहाँ पर एक समय ये था जब भाजपा ऑपोजिशन में थी, तब वो लोग कहते थे कि भाई ये ईवीएम जो है इसमें बड़ी छेड़छाड़ हो सकती है, किताब वगैरह भी लिखी इन लोगों ने। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ईवीएम को बिल्कुल नहीं हटाएंगे, हम पेपर बैलेट नहीं मानेंगे। इंडिया अलायंस ने एक डिमांड करी कि भाई जो वीवीपैट की पर्ची है, जो कट के नीचे डिब्बे में गिरनी चाहिए, वो आप वोटर के हाथ में दे दीजिए, जिससे वो उस डिब्बे में से निकालकर और एक दूसरे बक्से में डाल सके। इससे क्लियर हो जाएगा कि भाई उसने जो जिसको वोट दिया है वही उसमें डाली गई है, तो उसमें बाकी और छेड़छाड़ का कोई स्कोप नहीं रह जाता। बूथ कैप्चरिंग तो पहले भी हो सकती थी, अभी भी हो सकती है, चाहे आप ईवीएम करें, बूथ कैप्चरिंग तो कभी भी हो सकती है। कम से कम वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम से छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी तब। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल मानने के लिए नहीं तैयार है, बल्कि इन लोगों से मिलने के लिए भी नहीं तैयार है ऑपोजिशन वाले। जहां हमारा सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, सिर्फ संविधान ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी सभ्यता ही खतरे में है। ये देश एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। जितने भी संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार दिए, जिस तरह का लोकतंत्र बनाया, जो संस्थान बनाए उसको बचाने के लिए, सभी के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रहार। आज लोगों को जस्ट क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं, उसके लिए उन लोगों को उनके खिलाफ झूठा केस बनाकर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अधिकार कार्यकर्ता है, चाहे वो भीमा कोरेगांव में हो, चाहे वो दिल्ली राइट्स के केस में हो जैसे उमर खालिद वगैरह, उन लोगों को झूठे आरोप लगाकर ऐसे ऐसे काले कानूनों में गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें बेल मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। किसानों को भी दिल्ली आने नहीं दिया, जो दिल्ली आकर बैठना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे यहाँ पर, उनको दिल्ली आने नहीं दिया। मेन जो किसान आना चाहते थे उनको नहीं आने दिया गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, कीलें ठोकी गई उनके रास्ते में। बिल्कुल सब गैर संवैधानिक तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। जिसको चाहो उसका घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, चाहे कोई कानून में इसका अधिकार नहीं दिया गया है किसी को भी कि इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो जिस आदमी का आप घर तोड़ रहे हैं उसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आपने कुछ झूठा आरोप लगा दिया और जाकर सीधा बुलडोजर चला दिया। दूसरी बात, अगर सिद्ध भी हो जाए तो बुलडोजर चलाने का कोई अधिकार कोई कानून नहीं देता। जानते हैं कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि भाई चुनाव आयोग के मेंबर्स का चयन जो है सरकार के हाथ में छोड़ना बहुत बड़ा खतरा है हमारे चुनावी लोकतंत्र के लिए, और इसलिए उनका चयन सरकार सिर्फ ना करे बल्कि एक 3 मेंबर कमेटी करे जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस को होना चाहिए। उसको पलटने के लिए इन लोगों ने एक कानून बना दिया और जिसमें कह दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस नहीं होंगे, उसकी जगह एक और मंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री चूज करेंगे, यानी प्रधानमंत्री, उनका एक और मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और अभी हमने देखा कि क्या किया इन लोगों ने, ऑफ ऑपोजिशन थे उनको दी कि देखिए 6 नाम शॉर्टलिस्ट करें, इनमें से चूज करना। उन्होंने 12 तारीख को लिखा था कि भाई जिन लोगों को आप शॉर्टलिस्ट करेंगे उसकी सूची हमको कम से कम 10 दिन पहले दे दीजिए, जिससे हम पता लगा सकें कि भाई कैसे लोग हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है। 10 मिनट पहले उनको दी और तुरंत 2 लोगों का चयन कर दिया गया। उसमें पता लगा है कि कुछ लोग तो ये अयोध्या मंदिर में लगे हुए थे, उसके काम में दूसरा आदमी किसी और चीज में लगा हुआ था। मतलब बिल्कुल सरकार के खास लोगों को चुनाव आयोग में अपॉइंट कर दिया गया। अब उसमें कागज दिखता है, वो लगानी शुरू कर दी। लेकिन ये तो ठीक है कि वीवीपैट मशीन सब जगह लगा दी, हर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ एक पेपर वाला प्रिंटर भी लगा दिया है। लेकिन
काउंट सिर्फ 2%, वीवीपैट के स्लिप्स को सिर्फ 2% को काउंट करते हैं, यानी कि 100 में से 2, बाकी नहीं काउंट करते, बाकी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके नेक्स्ट आपने जाकर कांग्रेस को डाला, तो जो स्लिप मुझे दिखाई वही स्लिप आपको भी दिखा दी जाएगी, स्लिप कट के गिरेगी नहीं बक्से में। लाइट बंद होगी तो एक और स्लिप छप जाएगी, जब जो किसी को दिखाई नहीं देगी, वो भाजपा की स्लिप होगी। तो यानी 2 वोट कांग्रेस को पड़े, लेकिन एक स्लिप कांग्रेस की छपी, एक स्लिप भाजपा की छपी, और वही चीज ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हो जाएगी। देखिए, देश एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, जहां हमारे जितने भी संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार दिए, जिस तरह का लोकतंत्र बनाया, जो संस्थान बनाए उसको बचाने के लिए, सभी के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रहार है। हम देख रहे हैं कि आज लोगों को जस्ट क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं, उसके लिए उन लोगों को उनके खिलाफ झूठा केस बनाकर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारे जो सबसे बढ़िया मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव में हो, चाहे वो दिल्ली राइट्स के केस में हो, जैसे उमर खालिद वगैरह, उन लोगों को झूठे आरोप लगाकर ऐसे ऐसे काले कानूनों में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें बेल मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। सब जगह दिल्ली में तो खासकर धारा 144 लगाकर इन्होंने लोगों का इकट्ठा होना या लोगों को मीटिंग करना या प्रोटेस्ट करना सार्वजनिक संस्थानों पर बंद कर दिया। किसानों को भी दिल्ली आने नहीं दिया, जो दिल्ली आकर बैठना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे यहाँ पर, उनको दिल्ली आने नहीं दिया। अभी हाल में थोड़े से किसान आए, एक महापंचायत करके गए, लेकिन मेन जो किसान आना चाहते थे उनको नहीं आने दिया गया। उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, कीलें ठोकी गई उनके रास्ते में। बिल्कुल सब गैर संवैधानिक तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। कानून का राज भी इस देश में करीब करीब बचा नहीं है। जिसको चाहो उसका घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, चाहे कोई कानून में इसका अधिकार नहीं दिया गया है किसी को भी कि इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो जिस आदमी का आप घर तोड़ रहे हैं उसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आपने कुछ झूठा आरोप लगा दिया और जाकर सीधा बुलडोजर चला दिया। दूसरी बात, अगर सिद्ध भी हो जाए तो बुलडोजर चलाने का कोई अधिकार कोई कानून नहीं देता। तो कानून का राज भी ध्वस्त किया जा रहा है। लोगों को सड़कों पर, खासकर मुसलमानों को सड़कों पर मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है, पीट दिया जाता है। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो भाजपा का आईटी सेल जो है उसके खिलाफ गाली गलौज करता है, मारने की धमकी देता है। अगर कोई महिला हो तो उसके खिलाफ रेप की धमकी दी जाती है। और पूरा ऐसा झूठ का माहौल, झूठ खूब फैलाया जा रहा है, रोज झूठ बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री कम से कम 100 झूठ बोल चुके हैं, हर रोज झूठ बोलते हैं और वो झूठ रोज फैलाया जा रहा है। तो और हमारे सारे लोकतांत्रिक संगठन और संस्थानों के ऊपर जबरदस्त हमला है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन एक समय पर सेशन साहब के बाद बहुत सालों तक स्वतंत्र माना जाता था, लेकिन पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सरकारी तोता बन गया है। अब तो चुनाव के डेट भी सरकार तय करती है, इलेक्शन कमीशन बोल देता है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ लगाया जाता है और प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं लगाया जाता। अगर कोई उसमें से एक चुनाव आयुक्त, जैसे अशोक लवासा साहब थे, उन्होंने अगर बोल दिया कि नहीं प्रधानमंत्री ने मॉडल कोड का उल्लंघन किया है, तो उनके
फैमिली के खिलाफ केसेस लगाकर उनको रिजाइन करवा दिया गया। अभी अभी आप लोग जानते हैं कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि भाई चुनाव आयोग के मेंबर्स का चयन जो है सरकार के हाथ में छोड़ना बहुत बड़ा खतरा है हमारे चुनावी लोकतंत्र के लिए, और इसलिए उनका चयन सरकार सिर्फ ना करे बल्कि एक 3 मेंबर कमेटी करे जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस को होना चाहिए। उसको पलटने के लिए इन लोगों ने एक कानून बना दिया और जिसमें कह दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस नहीं होंगे, उसकी जगह एक और मंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री चूज करेंगे, यानी प्रधानमंत्री, उनका एक और मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और अभी हमने देखा कि क्या किया इन लोगों ने। हमने एक पिटीशन फाइल करी कि इस कानून को चुनौती देने के लिए कि भाई ये कानून बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने कह दिया कि अगर चुनाव आयोग का चयन सिर्फ सरकार के हाथ में रहा तो इससे हमारा चुनावी लोकतंत्र में बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए ये जरूरी है कि चयन सरकार के हाथ में ना हो और एक स्वतंत्र कमेटी के हाथ में हो। अब आप एक कानून लाते हैं, फिर से आप सरकार के हाथ में ले आते हैं, तो ऑब्वियसली ये कानून जो है गैर संवैधानिक है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र जो है हमारे संविधान का मूल आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। तो हमने उसको कानून को चुनौती दी। फिर एक इलेक्शन कमिश्नर फरवरी में रिटायर हो गए, अनूप पांडे, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर 9 तारीख को रिजाइन कर दिया। ये जो अरुण गोयल जिनको हाल में बनाया गया था जब पहला वाला हमारा केस चल रहा था, उनको भी रातों रात बना दिया गया था, उन्होंने रातों रात रिजाइन कर दिया। क्यों कर दिया किसी को नहीं पता है, लेकिन कर दिया। अब हम लोगों ने एक एप्लीकेशन फाइल करी 11 तारीख को कि भाई अब 2 वैकेंसी हैं, इनका चयन जो सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी है, यानी कि चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनके द्वारा किया जाए, ना कि ये जो इस नए कानून में जो समिति बनाई गई है, नए कानून को स्थगित रखा जाए और पुराना जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उस कमेटी के थ्रू चयन हो। अब ये हमने एप्लीकेशन 11 तारीख को फाइल करी। 12 तारीख तक तो ये था कि ये मीटिंग जो है 15 को होनी है चयन की। हमने 13 तारीख को ये केस सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया कि देखिए अब ये चयन की मीटिंग होने वाली है, आप तुरंत सुनवाई कर लीजिए इसकी, हमारी एप्लीकेशन की। उन्होंने बोला ठीक है, हम 15 तारीख को सुनवाई करेंगे, यानी आज करेंगे। इन लोगों ने वो जो मीटिंग 15 को होनी थी उसके बाद 14 को रख ली, और 14 तारीख को मीटिंग के 10 मिनट पहले 6 नाम की सूची जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे उनको दी कि देखिए 6 नाम शॉर्टलिस्ट करें, इनमें से चूज करना। उन्होंने 12 तारीख को लिखा था कि भाई जिन लोगों को आप शॉर्टलिस्ट करेंगे उसकी सूची हमको कम से कम 10 दिन पहले दे दीजिए, जिससे हम पता लगा सकें कि भाई कैसे लोग हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है। 10 मिनट पहले उनको दी और तुरंत 2 लोगों का चयन कर दिया गया। उसमें पता लगा है कि कुछ लोग तो ये अयोध्या मंदिर में लगे हुए थे, उसके काम में दूसरा आदमी किसी और चीज में लगा हुआ था। मतलब बिल्कुल सरकार के खास लोगों को चुनाव आयोग में अपॉइंट कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो उन्होंने अब नेक्स्ट थर्सडे यानी 6 दिन आगे रखा है। एक हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक अब देखिए, शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाई गई तो ये दूसरी तरह की होती थी, जिसमें बेसिकली एक कैलकुलेटर की तरह होती थी, जिसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी क्योंकि उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। लेकिन जब से ये वीवीपैट मशीन उसके साथ लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पेपर ट्रेल होनी चाहिए। अच्छी बात है, पेपर ट्रेल होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ ऐसा ना हो कि जो हम वोट डालें वो बस एक मशीन में रिकॉर्ड हो जाए
बल्कि उसका एक कागज भी निकले जो हमको दिखे। तो उन्होंने 2015 के बाद से ये वीवीपैट मशीन जिसमें कागज दिखता है वो लगानी शुरू कर दी। लेकिन ये तो ठीक है कि वीवीपैट मशीन सब जगह लगा दी, हर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ एक पेपर वाला प्रिंटर भी लगा दिया है, लेकिन काउंट सिर्फ 2% वीवीपैट के स्लिप्स को सिर्फ 2% को काउंट करते हैं, यानी कि 100 में से 2, बाकी नहीं काउंट करते, बाकी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और जब से ये वीवीपैट मशीन लगी, इन्होंने 2017 में वीवीपैट मशीन का डिजाइन भी बदल दिया। पहले उसमें एक ट्रांसपेरेंट शीशा था जिससे आप बाहर से देख सकते थे कि अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, क्या छप रहा है। अब उन्होंने उसमें काला कांच लगा दिया और अब आप बाहर से अंदर सिर्फ तब देख सकते हैं जब अंदर एक बल्ब जलता है जो सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलता है। उस 7 सेकंड में आपको आपकी स्लिप दिखाई देती है। आपने मान लीजिए कांग्रेस के लिए वोट किया तो हाथ की स्लिप दिखाई देगी और फिर लाइट बंद हो जाएगी। उसके बाद दूसरा आदमी आया, उसने अपना पार्टी का बटन दबाया, उसको भी स्लिप दिखाई और उसके बाद लाइट बंद हो जाएगी, 7 सेकंड तक लाइट जलेगी। अब आप जब इन लोगों ने ये सिंबल लोडिंग शुरू करा, जब से ये वीवीपैट मशीन लगाई गई, तो एक सिंबल लोडिंग करनी होती है क्योंकि आपको वो सिंबल दिखाना होता है और हर कंस्टिट्यूएंसी में कि कांग्रेस किस नंबर पर है वो फर्क हो सकता है, भाजपा किस नंबर पर है वो फर्क हो सकता है। इसलिए उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है चुनाव से कुछ दिन पहले, और उस सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि उस मशीन में वीवीपैट में भी और कंट्रोल यूनिट में भी एक प्रोग्रामेबल चिप है। अब अगर आप उसमें आपने ये सॉफ्टवेयर डाल दिया कि अगर 2 कंसेक्यूटिव एक के बाद एक ही नॉन बीजेपी पार्टी को वोट डाला जाता है, यानी कि मैंने जाकर डाला कांग्रेस को, आपने भी उसके नेक्स्ट आपने जाकर कांग्रेस को डाला, तो जो स्लिप मुझे दिखाई वही स्लिप आपको भी दिखा दी जाएगी, स्लिप कट के गिरेगी नहीं बक्से में। और उसके बाद जब लाइट बंद होगी तो एक और स्लिप छप जाएगी, जब जो किसी को दिखाई नहीं देगी, वो भाजपा की स्लिप होगी। तो यानी 2 वोट कांग्रेस को पड़े लेकिन एक स्लिप कांग्रेस की छपी, एक स्लिप भाजपा की छपी, और वही चीज ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये आसानी से मैनिपुलेशन हो सकता है। और यही बात एक सिटीजन्स कमीशन, बहुत भारी भरकम सिटीजन्स कमीशन बनाया गया, जिन्होंने करीब 1.5 साल पहले रिपोर्ट दी, बड़ी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट दी, जिसमें कि एक पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन लोकुर थे, और उन्होंने बोला कि भाई ये मशीन्स जो हैं रिलायबल नहीं है। और करीब करीब सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा दी गई है और अब वापस पेपर बैलेट यूज किया जाता है। और जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने 100 पेज का जजमेंट दिया कि भाई ये मशीन्स रिलायबल नहीं होती और इसलिए पेपर बैलेट पर जाया जाए। अभी हाल में बांग्लादेश भी वापस चला गया। लेकिन यहाँ पर एक समय ये था जब भाजपा ऑपोजिशन में थी, तब वो लोग कहते थे कि भाई ये ईवीएम जो है इसमें बड़ी छेड़छाड़ हो सकती है, किताब वगैरह भी लिखी इन लोगों ने। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ईवीएम को बिल्कुल नहीं हटाएंगे, हम पेपर बैलेट नहीं मानेंगे। इंडिया अलायंस ने एक डिमांड करी कि भाई जो वीवीपैट की पर्ची है, जो कट के नीचे डिब्बे में गिरनी चाहिए, वो आप वोटर के हाथ में दे दीजिए, जिससे वो उस डिब्बे में से निकालकर और एक दूसरे बक्से में डाल सके। इससे क्लियर हो जाएगा कि भाई उसने जो जिसको वोट दिया है वही उसमें डाली गई है, तो उसमें बाकी और छेड़छाड़ का कोई स्कोप नहीं रह जाता। बूथ कैप्चरिंग तो पहले भी हो सकती थी, अभी भी हो सकती है, चाहे आप ईवीएम करें, बूथ कैप्चरिंग तो कभी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम से छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी तब। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल मानने के लिए नहीं तैयार है, बल्कि इन लोगों से मिलने के लिए भी नहीं तैयार है ऑपोजिशन वालों से। ये तो इसकी बात हो गई।
अब आइए ये इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए